हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और आज हम लोग बात करेंगे अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में। इसके बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसी सब के बारे में बात हो रही थी। और हमारे मतलब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो ऑन गोइंग चल रहे हैं उन सब की बात हो रही थी। तो उसमें हम बहुत सारे, जैसे हमारे नेशनल एस कंट्रोल प्रोग्राम्स, इन सब को मैंने बताया था। और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे नेशनल वेक्टर्स बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको NVBDCP के नाम से जाना जाता है। मतलब NVBDC और P का फुल फॉर्म होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसको राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के इसकी हिंदी होती है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब कुछ ऐसे हमारे आर्थ्रोपोड होते हैं, कुछ ऐसे हमारे कीट पतंगे होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से और हेल्दी पर्सन तक उस डिजीज को पहुंचा देते हैं। तो उसी सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उसकी बात करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को लाया गया, उसका क्या उद्देश्य है। तो देखिएगा, हमारे जितने भी इंसेक्ट हैं उन सब से क्या हमारे मलेरिया, अगर आप लोग 4th नंबर चैप्टर से देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्थ्रोपोड से बहुत सारे डिजीज हो रहे थे, जैसे हमारे मलेरिया ये सब हो गए, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियसिस, ये सब हो रहे थे। इन सब के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल मलेरिया, डेंगू और फाइलेरियसिस। मतलब मलेरिया, डेंगू और फाइलेरियसिस को कंट्रोल करना फर्स्ट आपका ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद फंक्शनिंग क्या है, वेक्टर कंट्रोल, जो हमारे वाहक हैं, जो हमारे कीट पतंगे हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, उनको कंट्रोल करना। सर्विलेंस मतलब उनकी निगरानी करना। अवेयरनेस और लोगों को जागरूक करना, मतलब रोग वाहकों का नियंत्रण करना, रोग के फैलाव पर निगरानी रखना और जनता को शिक्षित करना। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे आटोकम्स की बात। आटोकम्स क्या है, आटोकम्स में आपके यही हैं, रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस, मतलब नए रोग मामलों की संख्या को घटाना। अब हम लोग अगला प्रोग्राम क्या है, अगला प्रोग्राम आप लोगों का यही है नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NLEP। और हमने, आप लोग माइक्रोबायोलॉजी का अगर चैप्टर नंबर 4th देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी की हिंदी होती है कुष्ठ रोग, इसी का क्या करना है, उन्मूलन करना है। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, इरिडिकेशन मतलब उन्मूलन करना, मतलब राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। और इसको क्या करना है, ये हमारा जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी जो है एक तरह के हमारे बैक्टीरियल डिजीज है, इसके बारे में मैंने बताया है माइक्रोबायोलॉजी में 4th नंबर चैप्टर में। उसमें मैंने यही बताया था कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है वो हमारा काज कर रहा है हमारे लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को, उसको कैसे रोकना है, क्या करना है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है कि नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम को लाया गया, इसको क्या उद्देश्य है इसका, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका इलिमिनेट लेप्रोसी, मतलब क्या है, इलिमिनेट करना मतलब उन्मूलन करना, लेप्रोसी के बारे में उन्मूलन करना, और इसको कम से कम संख्या में मतलब
कम करना, इसको समाप्त करना, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग क्या है? अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन मतलब तुरंत पता चले, तुरंत पहले ट्रीटमेंट करवाएं, एंड एमडीटी ट्रीटमेंट और एमडीटी ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद इसके आउटकम्स, इसके परिणाम क्या निकलते हैं? डिक्रीज्ड डिसेबिलिटी ड्यू टू लेप्रोसी, और उसके बाद हमारे लेप्रोसी के बहुत कम संख्याओं में डिसेबिलिटी, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं हमारे लोगों में, पीपुल्स में। अब हम लोग, आई होप आपको ये नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिनको NMHP के नाम से जाना जाता है, जिसकी हिंदी होती है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका ऑब्जेक्टिव प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस स्टिग्मा, मतलब हमारे मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और स्टिग्मा को रिड्यूस करने के लिए इस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब फंक्शनिंग इसका क्या है? मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो हमारा मेंटल हेल्थ है इस सर्विस को हम कहाँ तक ले जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं आउटकम्स की। इसका अभी क्या है, इसका आउटकम्स क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुँच। दूसरा जो आपका है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, जागरूकता में वृद्धि। उसके बाद जो थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन विथ जनरल हेल्थ केयर, सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकरण। उसके बाद ट्रेंड वर्क फोर्सेस, प्रशिक्षित कार्य बल। उसके बाद रिड्यूस स्टिग्मा, कलंक में कमी। अब हम लोग बात करेंगे आयुष भारत PM जय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो हमारे आयुष्मान भारत PM मोदी जी जो थे, उन्होंने क्या आयुष्मान भारत की योजना लागू की थी। इसी के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था कि आयुष्मान भारत को लाया गया। तो देखिए आयुष्मान भारत का इसका क्या है ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले प्रोवाइड हेल्थ कवरेज, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पहले जब हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने ये आयुष्मान भारत कार्ड को बनवाया, इस योजना को लागू किया, तो उसका सबसे पहला फर्स्ट उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइड हेल्थ कवरेज, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोवाइड करना। दूसरा क्या है? रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिट्यूर, स्वयं खर्च कम करना। जो तीसरा आपका है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार। स्ट्रेंथ हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना। ये हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव, यही उद्देश्य है आयुष्मान भारत। PM मोदी जी ने आयुष्मान भारत इस योजना को लाया, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी हम फंक्शनिंग जान लेते हैं, इसकी फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में देखिए कैशलेस ट्रीटमेंट, मतलब बिना पैसे का इलाज। हॉस्पिटल नेटवर्क, अस्पतालों के माध्यम से कार्य करना, जैसे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों चाहे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों। इसमें अगर जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड को बनवा लिया है तो उसके हॉस्पिटल्स में मतलब कम खर्च में और इनका इलाज हो जाएगा, चाहे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। उसके बाद हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड अंडर PM जय, और जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आयुष्मान भारत जो हमारा कार्ड है उसके तहत उनका इलाज और ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो आपका है, अगला पॉइंट क्या है? बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, मतलब लाभार्थी की पहचान करना। और आयुष्मान कार्ड के तहत जब आयुष्मान कार्ड बना होगा तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये किसके अंतर्गत हैं, तो उससे पता चल जाएगा। उसके बाद
पेमेंट टू हॉस्पिटल, अस्पतालों को भुगतान। गवर्नमेंट रिमम्बर्स फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द प्रोवाइड टू पेशेंट, मरीज के इलाज का भुगतान सरकार द्वारा अस्पतालों को किया जाता है। जैसे देखिएगा अभी लोग जब आयुष्मान कार्ड से मतलब वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे मतलब हमारा वो क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत कार्ड जो बना होता है, जब तक उससे पैसा पास नहीं होता है तब तक देखिएगा मतलब पेशेंट का मतलब इलाज नहीं होता है। तो जब वहाँ पे पेमेंट आ जाता है हॉस्पिटल में तब जाके मतलब जो पेशेंट होता है उसका इलाज शुरू होता है। उसके बाद आउटकम्स, इसके क्या परिणाम निकले अब हम उसके बारे में जानेंगे। परिणाम में क्या है देखिए, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, आर्थिक बोझ में कमी। सबसे पहले क्या है, जैसे पुअर फैमिलीज आर प्रोटेक्टेड फॉर हाई हॉस्पिटलाइज्ड कॉस्ट, गरीब परिवारों पर अस्पताल खर्च का बोझ कम हुआ। अब देखिएगा ये जो आयुष्मान भारत कार्ड बना तो इसमें क्या हुआ कि फाइनेंशियल बर्डन में मतलब कमी हुई, और जो हमारे पुअर फैमिलीज वाले लोग थे उनका मतलब अधिक से अधिक खर्च नहीं हुआ, कम ही खर्च में उनका काम चल गया। इंक्रीज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच। अरे आप लोग देखते होंगे गांव में ही, आप लोग गांव से ही बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग गांव से कुछ लोग सिटी से, लेकिन ये सब जानने को मिलता होगा कि जो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाया था उससे क्या हो रहा था कि जो हमारे चाहे आर्थिक व्यवस्था कितनी भी खराब हो लेकिन उसमें क्या था कि हमें कम से कम पैसे में ही हमारा इलाज हो रहा था, केवल आना जाना ये सब लग रहा था, बाकी हमारा जो ऑपरेशन का है जो मतलब दवा का है ये सब हमारे उसी में हो जा रहा था। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना हमारे आयुष्मान भारत पीएम मोदी जी ने चलाया था, और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या उस आयुष्मान कार्ड को जब वहाँ से पेमेंट हो जाता था तब पेशेंट की इलाज शुरू होती थी। इंक्रीज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच। मोर पीपुल कैन नाउ अवेल सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर सर्विसेज, लोगों को माध्यमिक एवं तृतीय स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हुई। अब देखिए अगला पॉइंट, कैशलेस ट्रीटमेंट बेनिफिट, कैशलेस इलाज की सुविधा मतलब बिना पैसे की इलाज की सुविधा हो गई। इम्प्रूव्ड हॉस्पिटलाइज्ड रेट ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल, अस्पताल में भर्ती में वृद्धि, और बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल्स में लोग आने लगे। हॉस्पिटल्स एडमिशन एमंग पुअर फैमिलीज, गरीब वर्ग के लोग अस्पताल में उपचार दर इंक्रीज। स्ट्रेंथ हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य प्रणाली शुरू हुई। उसके बाद इम्प्रूव्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन हेल्थ सिस्टम, बहुत तेजी से सरकारी और निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ी। अब आगे चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जो आपका अगला प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम है क्या आपका, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको NPCDCS के नाम से जानते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे ऐसे डिजीज होते हैं जो हमारे जेनेटिक ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे हमारे डायबिटीज़ हम आप लोगों को घरों में ही देखने को मिलता होगा कि जितने भी हमारे अगर किसी फादर को है तो देखिएगा वो बच्चों में भी आता होगा, जिसकी हिंदी है गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इस योजना को भी हमारी गवर्नमेंट जो सरकार है इस इंडिया में इन सबको लाया। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सबसे पहले हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं इनको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग, मतलब तुरंत ही उसकी पहचान की जाए और उसकी टेस्टिंग करवाई जाए। हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ को प्रमोट किया जाए। रिड्यूस डेथ
डेथ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मृत्यु कम, मतलब रिड्यूस डेथ का मतलब जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हमारे डायबिटीज हुए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हुए, कैंसर्स हुए, हाँ, हीमोफीलिया हो गया, इन सब से बहुत कम डिक्रीज रेट में हमारे मतलब लोगों की डेथ हो। इम्प्रूव केयर, बेहतर उपचार उनको दें। अब उसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला जो फंक्शन स्क्रीनिंग मतलब तुरंत टेस्टिंग करवाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम को रखें, ट्रीटमेंट सर्विसेज, उपचार सेवाएं दें, जैसे हमारे पीएससी, सीएससी, मतलब पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ये सब हैं, वहाँ पे लोगों को दिखाएं और तुरंत हमको तत्काल में सेवाएं मिलें। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपका अगला पॉइंट जो है ट्रेनिंग, मतलब जो वहाँ पे वर्कर्स हों वो क्या, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, जो ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर एनसीडी मैनेजमेंट, जो हमारे वहाँ के वर्कर्स हों उनको पता हो कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसको कैसे मैनेज करना है और उसको जल्दी से जल्दी मतलब व्यवस्था प्रोवाइड करें। रिफरल सिस्टम, रिफर्स सीरियस केसेस टू हायर हेल्थ केयर सिस्टम, और वहाँ पे रिफ़र करने का भी सिस्टम हो कि अगर ना मतलब बस में हो तो उस पेशेंट को रोका ना जाए, तुरंत का तुरंत रिफ़र कर दिया जाए, अदर जगह भेज दिया जाए। उसके बाद ऑटो कम्स, ऑटो कम्स में क्या है, इसका क्या परिणाम सारा निकल के आया, अर्लियर डायग्नोसिस, शीघ्र निदान, बेटर डिजीज कंट्रोल, रोग नियंत्रण बेहतर, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, जागरूकता में इंक्रीजमेंट, लोअर मोर्टेलिटी, मृत्यु दर में कमी। तो आई होप ये आपके जो 7-8 प्रोग्राम्स थे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स थे, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और एक आपका लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ सिस्टम एंड नेशनल प्रोग्राम, मतलब हमारे हेल्थ सिस्टम में और जितने भी हमारे अभी इसके पहले मैंने जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को बताया उन सब में हमारा यही फार्मासिस्ट का रोल ऐड होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल इन फॉलोइंग, जो हमारा फार्मासिस्ट है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे हेल्थ केयर के जितने भी हमारे लोग हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहला डिस्पेंसिंग मेडिसिन एक्यूरेटली, दवाओं का सही वितरण। दूसरा जो है पेशेंट काउंसलिंग एंड इम्प्रूविंग मेडिकेशन एडहेरेंस, रोगियों को दवा संबंधित परामर्श देना। उसके बाद जो आपका अगला है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल ड्रग, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जो आपका अगला पॉइंट है वैक्सीन स्टोरेज एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट, टीकों को कोल्ड चेन व्यवस्था मतलब टीकाकरण सही टाइम पे करवाना। मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, प्रतिकूल औषध प्रतिक्रियाओं की निगरानी करना। उसके बाद सपोर्टिंग नेशनल प्रोग्राम लाइक ट्यूबरक्लोसिस, HIV इम्यूनाइजेशन, टीबी, HIV टीकाकरण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग देना। जैसे हमारे जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उन सबका यही काम है कि हेल्थ केयर में अधिक से अधिक प्रमोट करना, लोगों को बताना समझाना किस तरह से मेडिसिन को लेना है, कब लेना है, इस सब को बताना। और जैसे हमारे जितने भी हेल्थ केयर कैंप लगते हैं वहाँ पे भी इन लोगों को क्या करना है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग देना है। जैसे हमारे टीबी के पेशेंट हैं वहाँ पे कैंप लग रहा है या HIV का कैंप लग रहा है तो वहाँ सब सपोर्ट करना। आई होप आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एक पॉइंट और आपका है प्रमोटिंग रेशनल ड्रग यूजेज, दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग बढ़ावा देना। तो आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप लोगों को अगर नोट्स भी चाहिए तो यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड अगर नोट्स भी चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और मधु फार्मा चैनल आपके जो हैं उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है
ये आपका बहुत ही आसानी से ख़त्म हुआ। जो लोग भी इस लेक्चर्स को इसके पहले बहुत सारे 2-3 लेक्चर्स इस चैप्टर नंबर 5 के अपलोड हो चुके हैं, और उसको आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आप लोगों को मैं गारंटी से बताती हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे ऐसे ही बने रहेंगे तो डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी और सोशल फार्मेसी का मैं गारंटी लेती हूँ कि 100% मार्क्स आप लोगों को लाने के लिए मैं एकदम अच्छे से मैं व्यवस्था हर एक बातें बताऊंगी। बट क्या है कि आप लोग अगर लगन से मन से लगे रहेंगे तभी आप लोग आगे इसको क्रॉस कर सकते हैं, अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।